तो अब जो कहते हैं, हम लोग को जो बात करनी है, जैसे हमने ये अप्रोचेस समझ ली। अब इस अप्रोच में फर्दर जो है दो तरीके की अप्रोच है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के, दो और अलग अप्रोचेस से एक्चुअली इसी से मिलती जुलती अप्रोचेस हैं। एक कहलाता है कि डेवलपमेंट को एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस के तौर पे आप देखते हैं, या डेवलपमेंट को आप एक स्टेज वाइज प्रोसेस के तौर पे देखते हैं। मतलब एक स्टेज कंप्लीट हुई, ठीक है, फॉर्मली आज कंप्लीट हुई, तो कल से दूसरी स्टेज लगेगी। फिर साल भर बाद वो कंप्लीट हुई तो उसके अगले दिन से तीसरी स्टेज लगेगी। या तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप प्रोसेस वाइज अप्रोच को फॉलो करते हैं कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक टास्क कंप्लीट हुआ तो दूसरा, दूसरा टास्क कंप्लीट हुआ तो तीसरा, तीसरा कंप्लीट हुआ तो चौथा। इस तरीके से आप प्रोसेस बाई प्रोसेस आप चल सकते हैं। तो वो ऑलमोस्ट वही चीज है जो भी हम लोगों ने बात की, कि आप एज वाइज बांटते हैं चीजों को, या फिर आप प्रोसेस वाइज बांटते हैं। तो या तो आप स्टेज वाइज अप्रोच ले सकते हैं कि एक फर्स्ट स्टेज कंप्लीट किया, सेकंड स्टेज कंप्लीट किया। अभी जब आप लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की कई सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, तो कॉग्निटिव थ्योरी बेसिकली जो है, उसमें आप पाएंगे कि जो कहते हैं, कुछ लोगों ने स्टेज वाइज बात की है, कुछ लोगों ने प्रोसेस ओरिएंटेड होकर बात की है, प्रोसेस को ध्यान में रख के बात की। पर इन सारी थ्योरीज और इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, हम लोग को जो चीज़ समझनी है वो ये है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी बेसिकली, क्योंकि ये भी साइकोलॉजी का हिस्सा है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करने की जो हमारी अप्रोच है वो कैसी रहेगी, उसमें कौन कौन से मेथड्स यूज होंगे, हम किस तरीके के प्रिकॉशंस बरतेंगे, उसमें किस तरीके की हमारे सामने दिक्कतें आएंगी। अगर आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़नी है तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते ना कि आज किसी बंदे को आपने ऑब्जर्व किया, फिर छोड़ दिया और आप कहे चलो ठीक है अब आते हैं, साल 6 महीने बाद आप आए। साल 6 महीने बाद फिर आए, उसको देखिए, घंटा 2 घंटा देखिए, फिर चले गए क्या, हाँ हाँ ठीक है। अब उस साल 6 महीने के दौरान उसके साथ क्या क्या घटित हुआ, क्या क्या चीजें बदली हैं, किस हिसाब से चीजों में परिवर्तन आया है, ये सारी चीजें हाँ आपने मिस कर दी। तो आप इसको कैसे देखोगे? पर अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि लाइक लाइक अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि साहब, 6 महीने तक हम एक ही आदमी को हर रोज ऑब्जर्व करें, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने रिसर्च में जो रिसर्च डिजाइन की हम लोगों ने जब बात की थी, तो मैंने, मुझे बड़े अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि रिसर्च डिजाइन 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है: टाइम, एफर्ट और मनी। ठीक है, तो अगर आपकी रिसर्च ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, अगर आपकी रिसर्च ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, अगर आपकी रिसर्च ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा मनी लग रहा है, तो वो एक अच्छी रिसर्च नहीं मानी जाती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इन तीनों चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना होता है, इन सबका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको एक ऐसा अप्रोच निकालोगे जिसके थ्रू आपको ना ज़्यादा समय खर्च करना पड़े, ना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े, और ना ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े। बट एट द सेम टाइम आप इससे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे कि आप बीच में डेटा मिस कर दो। ठीक, आपने कहा साहब हमें पैसा बचाना है, हमें अपना एफर्ट बचाना है, तो हम क्या करें कि हम हर साल साल भर पे जाके उसको ऑब्जर्व करें। अब उस साल भर के दौरान क्या हुआ ये आपको नहीं पता, तो आपने पैसा बचा लिया, एफर्ट बचा लिया, समय भी आपका कम लगा, पर आपने डेटा ही लॉस कर दिया। जो इन बिटवीन डेटा है वो आपका मिसिंग है। आप आप एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं ड्रॉ कर पाओगे कि क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं है। अंशु विश्वकर्मा जी बहुत लेट आए हैं, आप क्लास में थोड़ा पहले आ जाया करें भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कहते हैं हमें समझने के लिए किस तरीके की रिसर्च डिजाइन को अपनाना होगा, किस तरीके के अप्रोच को अपनाना होगा, ये हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। हम्म? जो सबसे पहले जो हम लोग इसमें पढ़ना है वो दो तरीके के अप्रोचेस हैं बेसिकली। एक एक कहलाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी करना, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करना। क्रॉस सेक्शनल स्टडी करने का क्या मतलब हुआ, या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करने का क्या मतलब हुआ? लॉन्गिट्यूडनल जैसा नाम बताता है कि एक लंबे समय तक, दीर्घकालिक अवधि तक आप किसी एक व्यक्ति को या किसी एक सैंपल को लगातार स्टडी करते हो। ठीक है, जैसे अभी कल की बात है शायद, हाँ, जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि बॉटनी का सबसे लंबा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, हाँ, आप ही लोग की क्लास थी। तो वो क्या है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, और उसको लगातार एक निश्चित समय अंतराल पे लोग चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, बीज निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, उसमें से देख रहे हैं किसमें जर्मिनेशन हो रहा है, कौन कहते हैं कि कौन अभी भी जो है फर्टाइल है, किसमें अभी भी ग्रोथ हो सकती है, और कौन से बीज ऐसे हैं जो डेड हो चुके हैं, पिछले समय तक थे पर अब की बात नहीं है। तो इसका मतलब होगा
कि उसकी लाइफ वहीं तक थी, उसके बियॉन्ड इस जो टाइम ड्यूरेशन है साल भर का या 6 महीने का जो भी है, उसमें वो खत्म हो गया, वो खराब हो गया पौधा या बीज, वो खराब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की जाती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे कई कई जगहों पे जो कहते हैं ऑटिज्म और लर्निंग डिसेबिलिटी या तमाम तरीके के और जो डिसऑर्डर्स है उनको पढ़ने के लिए, जो भी आप लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, उनको समझने के लिए लोगों ने क्या किया विदेशों में और हमारे देश में भी बहुत सारी स्टडीज ऐसी चल रही हैं, जिसमें जो इस तरीके के बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, स्पेशल नीड के जो कहते हैं स्कूल्स होते हैं। तो वहाँ पे बच्चों के एडमिशन कराए जाते हैं, उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एजुकेशन दी जाती है, या जो लर्निंग है, लर्निंग स्किल्स हैं, वो सारी दी जाती हैं। क्योंकि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन या लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो स्पेक्ट्रम के लर्निंग डिसेबिलिटी स्पेक्ट्रम के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। किसी में सीवियर लेवल का है, किसी में मॉडरेट लेवल का है, किसी में बहुत माइल्ड लेवल का है। तो आप माइल्ड लेवल को भी सीवियर और मॉडरेट के साथ नहीं बैठा सकते ना। ठीक है, तो आपको उसकी जरूरत को समझना होगा और उसी के हिसाब से आपको उसको लर्निंग या उसकी क्लासेस लेनी होगी। पर अगर आपको ये समझना है कि इस दौरान बच्चों में क्या चेंजेस आए हैं, तो आप क्या करोगे कि जो टीचर्स हैं, आप उनको ट्रेनिंग दोगे। आप उनको ट्रेनिंग दोगे और आप कहोगे साहब आप हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन तो इनसे मिलते ही हैं। भाई सैटरडे संडे आप वो क्लास में नहीं आते होंगे, पर बाकी दिन तो वो क्लास में आते हैं, आपके साथ घंटा 2 घंटा रहते हैं। तो आप उनको हर रोज ऑब्जर्व कीजिए और एक डायरी बनाइए। ठीक है, और उनमें आने वाले हर छोटे बड़े बदलाव को उस डायरी में नोट करते जाइए, और हर महीने मैं आपसे आके वो आपकी वो डायरी कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो अब होगा क्या कि हर बच्चे का एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑलमोस्ट हर रोज का, ठीक है, हर रोज ना सही तो हफ्ते में 5 दिन का आपको हर हफ्ते का रिकॉर्ड मिलता जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप जो किसी एक बच्चे को उठाओगे और उसमें उसमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करते हुए जो आपके 100-200 दिन के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब आप जो है देखते जाओगे। और जब देखते जाओगे तो आपको एक उसमें ग्रेजुअल चेंज, एक एक जो कहते हैं ना गुणात्मक बदलाव धीमा धीमा आता हुआ दिखाई देगा। और तब आप कहोगे हाँ साहब कि उसकी जो स्कूलिंग हो रही है, उसकी जो जो टीचिंग चल रही है वो सही चल रही है, उसमें वो चीजें ग्रैस्प कर रहा है, वो चीजें समझ रहा है, नई नई चीजें वो सीख रहा है। तो ये सारे डॉट्स को आपको कनेक्ट करते हुए कंटिन्यूअस लाइन खींचनी, और एक बहुत लंबी लाइन खींचनी। ठीक, एक लंबे समय तक लाइन खींचनी है। अगर आपने ये ना प्रोजेक्ट चलाए रखा, क्योंकि उसके लिए आपको बकायदा टीचर को अलग से पे करना पड़ेगा, टीचर की ट्रेनिंग के कॉस्ट आएगा, जो आप डायरियां ले रहे हो, डायरियां बना रहे हो, डायरियां रख रहे हो, इन सब की कॉस्ट आएगी, और जो फिर आप डेटा लोगे, डेटा प्रोसेस करोगे, उन सब की अलग से कॉस्ट आएगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो एफर्ट है वो तो बच रहा है। एज ए रिसर्चर आपने अपना एफर्ट क्या किया, धीमे से ट्रांसफर कर दिया दूसरे पे ट्रेनिंग के द्वारा। अब वो टीचर वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, एफर्ट तो आपका बच गया, पर आपका पैसा जा रहा है, और ऑब्वियस सी बात है समय जा रहा है। पर ये भी देखने वाली बात है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो इन्वेस्टिगेटिंग प्रॉब्लम है जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो एक ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जिससे जो है कहते हैं बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं। ठीक, भगवान न करे किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो, पर किसी किसी पेरेंट के बच्चे ऐसे हैं जो किसी तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार हैं, तो आप उनसे जाके पूछिए उनके लिए कितना दिक्कत वाला होता है। हाँ? क्योंकि बच्चे जो उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे, तो अलग अलग तरीके के उनके डिसऑर्डर्स हैं, या आप कह लीजिए कि अलग अलग तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट है। कोई ऐसे हैं जिनका जो है कहते हैं सोशल जो प्रोसेस है वो बहुत वीक है, वो लोगों से बात नहीं करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन नहीं समझते हैं, वो लोगों से आंखों में आंख मिला के बात नहीं करते हैं। जो कुछ लोग भाई लर्निंग डिसेबिलिटी के अलावा भी और भी है, अटेंशनल डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एडीएचडी जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर उस तरीके का बच्चा है तो वो तो पूरी क्लास को परेशान कर देगा। हर रोज उसकी शिकायत आती रहेगी कि आपका बच्चा भाई बैठता नहीं क्लास में, एक जगह स्थिर बैठता नहीं है, कुछ चीज सुनता ही नहीं है, कुछ चीज समझता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को देखने समझने के लिए लोग कहते हैं भाई तुम हमसे पैसा लो, इस बीमारी को समझो और इसका इलाज करो। ठीक, तो उसके लिए आपको फंड काफी मिलेगा, इस तरीके की रिसर्चेस के लिए आपको फंड काफी मिलेगा, तो फंड की चिंता नहीं है। अब दो चीजें बची, एफर्ट का और टाइम का। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो थोड़े समय में तो समझ में आएगी नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए, एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चीजों को समझने की कोशिश
करनी पड़ेगी, और एफर्ट को आप इसी तरीके से अपना कम कर सकते हो, या कह लो कि मैनेज कर सकते हो कि कुछ काम आप करो, कुछ काम आप किसी दूसरे आदमी को ट्रेनिंग के जरिए सिखा दो कि भाई आपको ये चीजें देखनी है, या आप एक चेकलिस्ट बना के दे दो, या आप एक क्वेश्चनर बना के दे दो कि आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए चीजों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और उसको लंबे समय तक लिखते चलना है, रिकॉर्ड करते चलना है। तो अगर आप इस तरीके का एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाला रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करते हो, जिसमें आप किसी एक आदमी को फोकस करके या जिसमें किसी एक व्यक्ति को फोकस करके आप बहुत लंबे समय तक काम करते हो, तो इस तरीके की रिसर्चेस को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं, दीर्घकालिक शोध प्रबंध। हाँ? एक लंबे समय तक चलने वाला। पर कई जगहों पे ऐसा होता है साहब कि कहते हैं इतना लंबा समय हमारे पास नहीं होता है, या हमारे पास इतना एफर्ट नहीं होता, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम इसको वो कर सकें। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं कि ठीक है, हर एक व्यक्ति अलग अलग है। आशीष यादव जी अभी आ रहे हैं। हाँ। हर एक व्यक्ति अलग अलग जरूर है, पर उसकी जो कुछ चीजें हैं। आशीष यादव जी आप प्रेजेंट हैं, आप प्रेजेंटिंग का बटन ना दबाएं प्लीज। प्रेजेंट का बटन दबा देने से आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अभी भी आशीष यादव जी प्रेजेंटिंग कर रहे हैं। आशीष जी अपना प्रेजेंटिंग का हाँ वो बंद करें, ठीक है, थैंक यू। तो हर एक इंसान अलग है, पर उसमें जो होने वाले जो उसमें चलने वाले प्रोसेस है या उसमें होने वाले बदलाव हैं वो कॉमन है। ठीक, हम अलग हैं पर हम एक जैसे दिखते हैं। दिखते इन द सेंस कि सामान्य परिस्थितियों में हर एक सामान्य आदमी के पास, हाँ, जेंडर के आधार पे अलग अलग कर दिया जाए, पर कुछ चीजें हैं जो कॉमन है। हाथ पैर सबके दो दो हाथ दो पैर, हाँ, चेहरा एक जैसा कि नाक एक नाक है, दो आंख है, एक मुंह है, दो कान है, ये सारी चीजें कॉमन है। तो इसी तरीके से इन लोगों ने कहा कि केवल यही नहीं, जो प्रोसेसेस हैं वो भी कॉमन होती हैं। ठीक है, तो इन प्रोसेसेस, अगर ये कॉमन प्रोसेसेस हैं, तो हम एक काम करें कि हम एक ही आदमी को लंबे समय तक अध्ययन करें। इससे कहीं ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि हम एक साल का बच्चा ले लें, उसको हम एक साल स्टडी करें, मतलब एक साल का था, एक साल से लेके 2 साल तक स्टडी करें। फिर हम 2 साल का भी एक बच्चा उसी समय लें, और उसका 2 साल से लेके 3 साल तक, जब वो तक वो बड़ा हो रहा है, उसको स्टडी करें। फिर एक उसी समय 3 साल का बच्चा लें, उसको 3 साल से लेके 4 साल तक का उसी एक साल में उसको भी स्टडी करें। और 4 साल का एक बच्चा लें, जिसको हम 4 साल से लेके जब तक वो 5 साल का नहीं रहता, मतलब पूरे एक साल में हम स्टडी करें। तो टोटल हम 4 बच्चे लें, एक साल खर्च करें, और हम देख लें कि एक साल से लेके 5 साल तक के जो जो लाइफ स्पैन है या जो टाइम पीरियड है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो टेक्निकली आपको क्या करना है, एक आदमी को नहीं पकड़ना, अब आपको 4 आदमी पकड़ना है। अब आपको 5 साल नहीं खर्च करने, अब आपको एक साल खर्च करना है। ठीक है, और आप ये मान के चलते हो कि जो ये 1 2 3 4 चार लोग हैं, ये चारों कहीं ना कहीं एक जैसे हैं। ठीक, तभी आप इन चारों में होने वाले बदलावों को एक साथ जोड़ सकते हैं। टेक्निकली ये कुछ ऐसा है कि अ, आपने कहा कि साहब 4 अलग अलग रंग के जो है आपने तार दिए और सबको जोड़ दिया, और कहा साहब सबके जो है अंदर का जो प्रोसेस है या सबके अंदर का मटेरियल कॉपर का ही है, जो इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो 4 अलग अलग रंग के 4 अलग अलग तरीके की चीजें हैं, जिनको आपने एक एक लंबे समय तक, लंबे इन द सेंस कि एक साल तक स्टडी किया या 6 महीने तक स्टडी किया, और फिर आपने उन सबको कनेक्ट करके एक लंबी लाइन बना दी। ठीक है, ये एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे देखा जाता है। और इसको जो कहते हैं, हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शन, हमने हर एक स्तर पे जो है चीज को क्रॉस सेक्शन के तौर पे लिया है, अलग छोटे छोटे जो सेक्शंस में उसको डिवाइड कर दिया है। तो टेक्निकली हमने क्या किया क्रॉस सेक्शन में, हमने हमने मान लो कि हमारा सॉरी हमारा जो वो है ऑब्जेक्टिव है, ये स्टडी करना है कि एक साल के बच्चे में और 5 साल के बच्चे में, या एक साल से लेकर 5 साल तक की जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, इस दौरान किस किस तरीके के सोशल और कॉग्निटिव चेंजेस अकर होते हैं या मतलब घटित होते हैं, इनको आपको समझना है। और आपके पास केवल एक साल है इस चीज को करने के लिए। ठीक है, मान लिया आप एक पीएचडी स्टूडेंट हो, 5 साल की आपकी पीएचडी, तो ऑब्वियस सी बात है 5 साल डेटा कलेक्ट तो करोगे नहीं। आप पहले अपनी रिसर्च डिजाइन और रिसर्च क्वेश्चन वगैरह सब फाइनल करोगे, 2 साल लग जाए आपको करने में। और अब आपके पास अगले 2 साल और हैं, ठीक है, आपको ऑब्जर्व करने के लिए।
और अगले 1 साल में आप उसकी एनालिसिस करके करके वो करना है। तो आपके पास 2 साल है। उस 2 साल में भी आपको ये लगता है कि नहीं साहब जो कहते हैं हमें रिसोर्सेज इकट्ठा करने में, क्लियरेंस लेने में, एथिकल क्लियरेंस लेने में, ये सारे करने में लगभग 1 साल निकल जाएगा। तब आपके पास बचा 1 साल। 1 साल में आप 5 साल की स्टडी कैसे कर सकते हो? तो आप क्या करो कि ऐसे 4 बच्चों को ले लो। एक बच्चा ऐसा हो जिसकी उम्र 1 साल हो, दूसरा बच्चा जिसकी उम्र 2 साल हो, तीसरा बच्चा जिसकी उम्र 3 साल हो, और चौथा बच्चा जिसकी उम्र 4 साल हो। अब इन चारों बच्चों को आप हर रोज 1 साल तक ऑब्जर्व करो। ठीक है? अगर आप इस तरीके से 1 साल तक ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा कि जिस बच्चे की उम्र 1 साल थी, जब स्टडी खत्म होगी तो वो कितने साल का हो जाएगा? 2 साल का। 2 साल वाला 3 साल का, 3 साल वाला 4, और 4 वाला 5 साल का। तो अब आपको एक कंटिन्यूअस, कहते हैं ना कि एक वो देखने को मिल जाएगा कि 1 साल से 2 साल, 2 साल से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथे से पांचवें के दौरान क्या क्या चेंजेस आए। ये ये जो चेंजेस होंगे ये 4 अलग अलग पर्सन में होंगे, 4 अलग अलग आदमियों में होंगे। पर आपकी जो रिसर्च फिलोसफी है ये कहती है कहीं ना कहीं कि ये चारों एक जैसे हैं। और आप इसमें और तमाम तरीके की चीजों का ध्यान रखते हैं कि ये चारों बच्चे लगभग एक जैसे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए। हम्म? सामाजिक आर्थिक परिस्थिति उनकी एक जैसी हो, उनके घर का रहन सहन का एनवायरनमेंट एक जैसा हो, उनके घर का कल्चर लगभग एक जैसा हो। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान देते हो ताकि बाद में कल को कोई बहुत मेजर क्वेश्चन ना उठा सके, साहब ये तो 4 अलग अलग लोग थे, आपने चारों को एक साथ कैसे मिक्स कर दिया। तो लोग अक्सर जब ऐसी स्टडी करनी होती है तो करते क्या है कि एक ही परिवार के 2 या 3 या 4 बच्चे जो भी मिल जाते हैं उनको क्रॉस सेक्शन करने लायक, तो लगभग उसी परिवार के लोगों को लेते हैं, या उसी परिवार, एक जॉइंट फैमिली के बच्चों को ले लेते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक जॉइंट फैमिली में जहाँ काफी सारे बच्चे हों तो वहां पे आप जाएं और इस तरीके की स्टडी करें। तो आपको क्या होगा, क्योंकि सबका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसा होगा, उन सबका जो कहते हैं इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है वो एक जैसा होगा, जो उन सबका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो सब एक जैसा होगा। इन सारी चीजों को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। इन दोनों अप्रोचेस के अलावा एक और अप्रोच है जो मिक्स अप्रोच कहलाती है। मिक्स अप्रोच का मतलब ये हुआ कि जनरली हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टडी किसे कहते हैं, या कितने समय, कितने लंबे समय तक चले तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहलाती है। तो सही मायनों में इसके लिए कोई अलग से कोई क्लियर कट रूल नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। पर यह माना जाता है कि अगर आपकी स्टडी 6 महीने के आसपास तक चल जा रही है लगातार, हर रोज आप इसमें डेटा कलेक्ट कर रहे हो, 6 महीने तक अंडर ऑब्जर्वेशन आप चीजों को रख रहे हो, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी 6 महीने तक के लिए। तो अभी हम लोगों ने जो बात की, साल भर का अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये लॉन्गिट्यूडनल हो गई। तो इसलिए एक थर्ड अप्रोच डेवलप हुई जिसको कहा गया मिक्स्ड अप्रोच। मिक्स्ड अप्रोच में क्या किया गया, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों को मिला दिया गया। अभी जो मैंने बेसिकली आपको एग्जांपल दिया वो मिक्स्ड अप्रोच का ही था कि एक बच्चे को आपने लिया और उसको साल भर स्टडी किया। साल भर स्टडी किया मतलब लॉन्गिट्यूडनल हो गया। पर आपने उस एक बच्चे को नहीं स्टडी किया, आपने उसी समय में 4 और बच्चों को स्टडी किया जो कि अलग अलग एज ग्रुप के थे। ठीक है? तो मिक्स मॉडल में बेसिकली क्या होगा कि यही आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी को मिला देंगे। लॉन्गिट्यूडनल के गुण ले लिए, क्रॉस सेक्शनल के गुण ले लिए, और दोनों को मिला के हमने चला दिया। तो अगर आप इस तरीके का कोई अप्रोच आप अपनाते हो तो ये मिक्स मॉडल अप्रोच कहलाता है। और आज की डेट में टेक्निकली यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि आप ना लॉन्गिट्यूडनल करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ना एफर्ट है, ना टाइम है, और ना ही आपके पास क्रॉस सेक्शनल के जो तमाम तरीके के लूप होल्स हैं उनको आंसर करने के लिए आपके पास दिमाग है। तो आप क्या करते हो, इन दोनों को मिला के एक एक मिक्स मॉडल अप्रोच तैयार करते हो, जिसको हम लोग मध्यम मार्ग ही बोल सकते हैं। तो आप एक मध्यम मार्ग निकालते हो, बीच का रास्ता निकालते हो, कहते हो ना भाई, ना क्रॉस सेक्शनल का, ना लॉन्गिट्यूडनल का, हम दोनों को मिला के चलते हैं। और इससे जो हमारा एक मॉडल डेवलप होता है उसको हम मिक्स मॉडल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो फट से क्यू लिख के भेजो और मैं उसको आंसर करता हूँ। ओके, शिव प्रकाश, माइक ऑन करके बेटा अपना सवाल पूछो। सर वो जो आपने बताया था कि 4 अलग-अलग बच्चों को ले सकते हैं। हाँ। तो सर कल जैसे मैम ने पढ़ा रही थी बिहेवियर एंड इट्स डिटरमिनेंट्स, तो सर उसमें ये भी तो होता है कि अलग-अलग बच्चों का बिहेवियर और डेवलपमेंट भी तो अलग-अलग होता है। इंडिविजुअल हाँ। डिफरेंस हाँ। आता है उसमें। हाँ। तो हाँ। डिफरेंस नहीं हो जाएगी सर इसमें? हाँ, नहीं, कंप्लीटली एग्री। यही यही प्रॉब्लम बेटा, ये जो कहते हैं आपका जो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है, ये इसीलिए वीक डिजाइन मानी जाती है। ठीक है?
पर कुछ जगहों पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप जो कहते हैं, जैसे मान लिया आपको, मानो कि जो कहते हैं आपको नागासाकी या हिरोशिमा में जाके न्यूक्लियर जो अटैक हुए थे उसके बाद न्यूक्लियर रेडिएशन का असर आपको पढ़ना है, बच्चों पे स्टडी करनी है। तो अगर आप वहां पे 4 महीने भी रह के स्टडी करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका असर आपकी हेल्थ पे भी होगा। ठीक है। और आपके पास वहां पे जाना, वहां पे रहना, उसके लिए जो कहते हैं वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से तैयारी करना, वो काफी खर्चीला पड़ जाएगा आपके लिए। आपके पास ना इतना समय है, नहीं आपके पास इतना पैसा है। तो आप क्या करोगे, आप एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन करोगे। हाँ, आप अलग अलग एजेस के 4 या 5 या 10 बच्चे जितने भी हैं उनको आप लोगे और उनको 2 महीने 3 महीने तक स्टडी करोगे और देखोगे कि साहब क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, और उसको कंपेयर कर लोगे जापान की ही किसी और दूसरे हिस्से में स्थित जहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है, वहां के उसी एज रेंज के बच्चों के साथ सेम स्टडी जो है कहते हैं 2 अलग अलग जगहों पे आप रन करके देखोगे और कंपेयर कर सकते हो कि साहब जहाँ रेडिएशन है वहां डेवलपमेंटल प्रोसेस में क्या अब दिक्कतें हैं, और जहाँ रेडिएशन नहीं है वहां डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे अलग है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी क्रॉस सेक्शनल डिजाइन कोई तैयार करता है तो उसको बहुत ज्यादा कॉशियस होकर, बहुत ज्यादा सोच समझ के वो डिजाइन तैयार करनी होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं कि भाई वो बंदा जो आपने 4 लोगों को लिया, 4 अलग अलग एज ग्रुप के लिया, हाँ, तो चारों की जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो अलग है। कोई हो सकता है कोई जॉइंट फैमिली से आता हो, कोई न्यूक्लियर फैमिली से आता हो, और ऑब्वियस सी बात है जॉइंट फैमिली के बच्चों का जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो कम्प्लीटली अलग होगा और न्यूक्लियर फैमिली के बच्चों का सोशलाइजेशन प्रोसेस एकदम अलग होगा। जहाँ न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे किसी चीज का जो पोजीशन है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि पोजीशन का, कि आपका अधिकार क्या है किसी चीज पे। तो जो न्यूक्लियर फैमिली वाले बच्चे हैं वो, क्योंकि उनके यहाँ कोई शेयरिंग करने वाला बच्चा नहीं होता, ठीक है, तो वो जो भी खिलौना है वो उनका होता है, और लोगों को ये लगता है कि वो उनका खिलौना उनका है तो वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। बट सरप्राइजिंगली इसका उल्टा देखा गया है, जब कोई आता है तो अपना खिलौना दूसरों के साथ शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, उनके यहाँ कोई सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं है कि ये जगह कहते हैं ये चीज, ये सेंस है कि ये मेरा है। पर अगर कोई दूसरा आ गया और उसको जरूरत है तो उसके साथ भी उसको शेयर कर लेते हैं। वहीं जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जॉइंट फैमिली में साहब एक खिलौना है, 4 बच्चे हैं, अब 4 के चारों दावेदार हैं और चारों को वही खिलौना खेलना है, चारों उसको हथियाना चाहेंगे। तो जो सेंस ऑफ पोजीशन है वो बहुत तगड़ा होगा जॉइंट फैमिली में। तो ऐसे बच्चे अगर उनके घर पे कोई 5वां बच्चा आ जाता है जो उसी एज ग्रुप का और उसी खिलौने से खेलना चाहता है तो वो नहीं देंगे, रो देंगे, जान दे देंगे, पर अपना वो खिलौना नहीं देंगे। ठीक है। तो अगर अगर आपने स्टडी में एक बच्चा ऐसा लिया है जो जॉइंट फैमिली का है, एक बच्चा ऐसा लिया है जो न्यूक्लियर फैमिली का है, तो ऑब्वियस सी बात है, और आप सोशल इंटरेक्शन का स्टडी कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है इट विल बी अ डिजास्टर्स, इट विल बी अ डिजास्टर्स स्टडी। वो आपको कुछ देगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कॉमन नहीं, वो एक जैसा नहीं है। तो इसलिए क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में काफी सारे लूप होल्स हैं, पर कॉस्ट इफेक्टिव है, एफर्ट इफेक्टिव है, टाइम इफेक्टिव है, तो इस वजह से क्रॉस सेक्शनल स्टडी जैसे डिजाइन भी एग्जिस्टिंग है। तो उनको उनसे ओवरकम करने के लिए मिक्स मॉडल दिया गया है। सर बट एक ही फैमिली के बच्चों का आईक्यू लेवल और डेवलपमेंट प्रोसेस भी तो अलग अलग हो सकता है, कोई हो सकता है, मतलब वो हो सकता है। अब पर कहीं ना कहीं उसको जो है ना थोड़ा सा कुछ चीजों को हमें क्या कहोगे कि सब्सिडाइज करके चलना पड़ेगा। आंखों देखी मक्खी निगलनी पड़ती है कुछ जगहों पे। पर हम ये मान के चलते हैं क्योंकि एक ही फैमिली के हैं इसलिए उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है। और आईक्यू कहीं ना कहीं जेनेटिक्स पे ही बेस्ड होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि उन सब का आईक्यू भी लमसम 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, पर लमसम क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है। तो ये सर मान के हम चलते हैं। एक क्वेश्चन होता सर। हाँ सर जैसे आपने बोला था रिसर्च करने के लिए एक जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, हाँ। तो इन दोनों का बिहेवियर जो होता है अलग अलग होता है। हम्म। तो जब रिसर्च के लिए मान लीजिए किसी ने रिसर्च किया, हम्म। जैसे हमने रिसर्च किया जॉइंट फैमिली पे, हम्म। मेरा कोई फ्रेंड है उसने रिसर्च किया न्यूक्लियर फैमिली के हम्म। बच्चों के ऊपर, हम्म। हम्म। दोनों का डेवलपमेंट प्रोसेस भी तो अलग अलग होगा। हाँ, दोनों का डेवलपमेंट प्रोसेस अलग अलग हो, पर अगर आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन कर रहे हो, आप अकेले कर रहे हो, आपका दोस्त नहीं, केवल आप कर रहे हो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, और आपने क्या किया कि एक बच्चा तो आपने जॉइंट फैमिली से लिया और एक बच्चा आपने न्यूक्लियर फैमिली से लिया, तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। आप वो आपको नहीं करना है,
क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बच्चों में जो कहते हैं जो सोशल इंटरेक्शन है वो एकदम अलग होता है। जी सर। और किसी कोई सवाल हो तो फट से पूछिए। ओके, शिवानी ने पूछा मिक्स अप्रोच हाउ कैन अप्लाई। ओके, शिवानी आप अगर हो सके तो माइक ऑन करके अपने सवाल थोड़ा डिटेल में पूछिए, मुझे समझ में आया नहीं। हेलो शिवानी, अब तक आवाज जा रही मेरी? इफ पॉसिबल आप माइक ऑन करके अपने सवाल पूछें, अदरवाइज जो मुझे समझ में आएगा फिर मैं वो समझाऊंगा। ओके, चलिए तो शिवानी का जो मुझे सवाल समझ में आ रहा है मैं उसके अच्छा, एग्जांपल ऑफ मिक्स अप्रोच या मिक्स अप्रोच कैन, देखो मान लो कि आपको स्टडी करना है शेयरिंग का कंसेप्ट। शेयरिंग जो है, जैसे हम लोग एक सर्टेन एज के बाद अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। आप आजकल के किसी भी मॉडर्न स्कूल में जाइए या किसी भी स्कूल में जाइए या किसी भी ऐसे पेरेंट के पास जाइए जिनके बच्चे 2 साल 3 साल के हो रहे हैं, तो उस समय बच्चों में जो सेंस ऑफ पोजीशन है वो बहुत तगड़ा हो जाता है। ये मेरा है, ये चीज मेरी है। और उनको ये नहीं पता होता कि ये रिलेशनशिप चीजें क्या होती हैं, या जैसे एक एक सर्टेन एज में जो मेरी भांजी थी, वो जब 2 या 3 साल की थी, मेरे साड़ू साहब की बिटिया जो अभी लगभग 2.5 3 साल 3 साल की है। हाँ, इन सब से आप जाइए और आप ये कहिए कि जो इनके नाना नानी हैं, ठीक है, जैसे मेरी भांजी की जो नाना नानी हुए वो कौन हुए? मेरे मम्मी पापा हुए। ठीक, मैं उससे कहता हूँ कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, तो वो गुस्सा के कहते नहीं ये मेरे नाना नानी है। मैं कहता हूँ नहीं मेरे मम्मी पापा, कहते नहीं मेरे नाना नानी। ठीक, तो उसको ये लगता है कि नाना नानी उसी के हैं और किसी के नहीं है, और वो किसी और के मम्मी पापा नहीं हो सकते। ठीक, अब उनके जो मम्मी पापा हैं उनको मैं कहता हूँ नहीं मेरे दीदी जीजा, कहते नहीं है मेरे मम्मी पापा है, और ये केवल उसी के और किसी के नहीं हो सकते। ठीक, तो ये सेंस ऑफ पोजीशन जो है केवल रिलेशनशिप को लेके नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट्स को लेके भी होता है, खिलौनों को लेके होता है, स्पेसिफिकली खिलौनों को लेके होता है, कॉपी किताब को लेके होता है। तो अगर आपको ये सेंस ऑफ पोजीशन स्टडी करना है और आपको स्टडी करना है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय में कैसे लोगों में बदलता है, कैसे बच्चों में ये जो कहते हैं सेंस ऑफ पोजीशन बदलता है, या क्या असर पड़ता है अगर बच्चा न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब आप समझ लीजिए, मम्मी है, पापा है, बच्चा है, दैट्स इट, और कोई नहीं है। ठीक है, उनकी फैमिली में, मतलब उनकी फैमिली में होंगे दादा दादी सब होंगे, पर वो जहाँ रहता है, वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है, वहाँ केवल 3 लोग हैं। उसके पास इंटरेक्शन करने के लिए मैक्सिमम कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, मम्मी पापा और वो खुद। ठीक, तो ये न्यूक्लियर फैमिली कहलाएगी। जॉइंट फैमिली मतलब जहाँ मम्मी पापा चाचा चाची ताऊ ताई दादा दादी, इतने सारे लोग हैं, या सब आसपास रहते हैं, जिसमें जिनका डे टू डे लाइफ में हर रोज हर हर घंटा 2 घंटा पे मिलना जुलना उठना बैठना हो रहा है। तो अगर उनके बच्चे, जब आप उनके उनमें इतना इंटरेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात उनके बच्चों में भी इंटरेक्शन होगा। तो वो बच्चे एक दूसरे को कंपनी प्रोवाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे जुलेंगे, चीजें शेयर करेंगे। ठीक है, तो शेयरिंग की भावना कहाँ पे ज्यादा होगी? न्यूक्लियर फैमिली के बच्चों में ज्यादा होगी कि जॉइंट फैमिली के बच्चों में ज्यादा होगी? किस चीज को लेके शेयरिंग ज्यादा होगी? खाने पीने की चीजों को लेके शेयरिंग ज्यादा होगी कि खेलने वाली चीजों को लेके शेयरिंग ज्यादा होगी, या पढ़ाई लिखाई की चीजों को लेके शेयरिंग ज्यादा होगी, या फिर जो एक कह लो कि जो रिलेशनशिप है उनको लेके चीजों को शेयरिंग ज्यादा होगी? ये अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे बच्चों को जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो आप ऐसे 4 बच्चों को ले जिनके जो केवल अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, और उसमें से एक बच्चे की एज 6 महीना हो, दूसरे की 1 साल हो, तीसरे की 1.5 साल हो, और चौथे की 2 साल हो। ये न्यूक्लियर फैमिली के आपने ये 4 बच्चे तैयार कर लिए। इसी तरीके से सेम एज ग्रुप के 4 बच्चे आप तैयार कर लीजिए जॉइंट फैमिली के भी। ठीक है, 6 महीने का, साल भर का, 1.5 साल का और 2 साल का। और आप इनको क्या करें, ये क्रॉस सेक्शन आपने तैयार कर लिए, 4 क्रॉस सेक्शन तैयार हो गए। अब आपको क्या करना है, इन्हें एक लंबे समय तक पढ़ना है, लंबे समय तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। तो आप क्या करो, इन सबको लगभग
साल भर या 6 महीने तक हर रोज जाओ, इनको ऑब्जर्व करो। ठीक है, हर रोज जाओ ऑब्जर्व करो, या फिर इनके माँ बाप से एक 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 कहते हैं ना कि एक डिटेल्ड क्वेश्चन आयर या एक डिटेल्ड चेकलिस्ट दे दो कि आज दिन भर में उसने क्या क्या एक्टिविटीज की। अगर उसके साथी कोई कोई खेलने के लिए उसके पास आया तो उसने क्या अपना खिलौना शेयर किया या नहीं किया, क्या उसने अपनी खाने पीने की चीजें शेयर की या नहीं की, क्या उसने अपने जो कहते हैं रिलेशनशिप है उनको, जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप शेयर करने का मतलब ये है कि जैसे कोई बच्चा है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, 8 7 8 महीने का बच्चा हो और वो अपने मम्मी पापा दादा दादी के साथ बड़ा प्रिय है, बहुत घुला मिला है, पर अगर उसके दादा दादी या मम्मी पापा किसी और बच्चे को गोद में ले लें तो क्या होता है, एक उसमें जो कहते हैं ना इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है और वो रोना शुरू कर देता है। जैसे किसी दूसरे को गोद में देखेगा वो रोना शुरू कर देगा। क्यों रोना शुरू कर देगा कि वो गोद में क्यों नहीं। तो आप क्या करते हैं कि अक्सर उसको भी गोद में ले लेते हैं। अब वो गोद में आ गया तो अब उसको शांत हो जाना चाहिए, पर नहीं, वो दूसरे बच्चे को गोद से हटाएगा कि नहीं, केवल वो जगह वो जो प्लेस है वो उसके लिए है और कोई उस पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस तरीके का जो होता है हम लोग इसको अपने उसमें घरों में या डे टू डे लाइफ में हम लोग बोलते हैं यार भैया देखो जरतुआ बच्चा है, हाँ, जल रहा है। जो कहते हैं कि जो जरंठा जो कहते हैं तमाम तरीके के टर्म लोग यूज करते हैं कि इसको जो कहते हैं जलन हो रही कि उसको गोद में ले लिए हैं, इसको गोद में नहीं लिए। एक और कौन सा टर्म यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, एक और टर्म है मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो शेयर करता है कि नहीं करता है, ये आप, अब आप ऐसा तो है नहीं टोटल 8 घर हो जाएंगे, अगर टेक्निकली सही मायने में देखा जाए टोटल 8 घर हो गए। ठीक है, 8 घरों में हर रोज जाना और डेटा कलेक्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे कि आप सर्टेन पैरामीटर सेट कर दोगे कि हमें ये पॉइंट देखना है, ये पॉइंट देखना है, ये पॉइंट देखना है, ये पॉइंट देखना है। आपने एक चेकलिस्ट बना ली या आपने एक क्वेश्चन बना लिया और आपने उसको हर घर के जो पेरेंट्स हैं आपने उनको दे दिया। आपने उनसे रिक्वेस्ट कर ली कि आप चीजें ऑब्जर्व कीजिएगा और शाम को बैठ के इसको भर के रख लीजिएगा। मैं हर हफ्ते के आखिरी में आपसे आके ले जाऊंगा और नए सेट ऑफ जो शीट्स हैं या डेटा कलेक्शन के जो टूल्स हैं वो आपको दे जाऊंगा। और ये प्रक्रिया आप क्या करो, लगभग 6 महीने से ज्यादा चला लो। 6 महीने से ज्यादा चला लोगे तो क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल प्रोसेस हो गया। और 4 अलग अलग किस्म के बच्चों पे आपने किया तो ये क्रॉस सेक्शनल हो गया। अब इससे जो चीजें निकल के आएंगी वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल प्लस लॉन्गिट्यूडनल का मिक्सचर होगा। इस मेथड को हम लोग मिक्स मॉडल बोलते हैं और हम लोग इसको इसी तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बड़ा ही अच्छा क्या कहेंगे कि आउटकम आपको इसमें बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, एक अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पर आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब आप ये सारी चीजें तय कर रहे हो, ये जो चारों बच्चे आप तय कर रहे हैं अलग अलग बैकग्राउंड के, कोशिश ये करें कि इन सब की जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो काफी सिमिलर हों, एक जैसे हों। जैसे उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसा हो, उनकी जो पेरेंटल हिस्ट्री है वो एक जैसी हो, जो एनवायरमेंटल जो सिनारियो हो, जो घर में जो माहौल हो, कि पता लगे एक बच्चा तो आपने लिया न्यूक्लियर फैमिली का है पर वो साहब बहुत बड़े मकान में रहता है, बहुत बड़े घर में रहता है। दूसरा बच्चा है वो एक एक सिंगल कमरे वाले जो कहते हैं फ्लैट में रहता है। तो इस ये सारी चीजें में डिफरेंस डाल सकती हैं। अगर आपको लेना है तो फिर सारे बच्चे ऐसे लो जो एक सिंगल कहते हैं ना कि कमरे वाले फ्लैट में रहते हो, या फिर सारे बच्चे एक ठीक ठाक बड़े घर में रहते हैं। तो ये सारे जो बैकग्राउंड फैक्टर्स हैं ये आपको बहुत ध्यान देके कंट्रोल करने होंगे। जो आप लोगों ने अगर याद हो तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान पढ़ा था कि कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि उन सबको एक एक कॉमन बेस पे ले आना है। मैं आप लोगों से फर्स्ट ईयर से ये चीज समझाता आ रहा हूँ कि अगर आपको डिफरेंसेस देखने हैं, अंतर देखना है, तो पहले आप सबको एक समान स्तर पे खड़ा करें, एक कॉमन बैकग्राउंड, एक कॉमन प्लेटफॉर्म उनके लिए प्रोवाइड कराएं, तभी आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने शिवानी और पंकज के सवालों का जवाब दे दिया होगा। अगर दे दिया तो भाई टाइप करके बताओ। लिमिटेशन बेटा, ये लिमिटेशन यही है क्रॉस सेक्शनल अप्रोच की कि उसमें कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, ये आप एक कहते हैं कि जितने भी फैक्टर्स मैं बात कर रहा हूँ कि आपको बैकग्राउंड का चेक रखना है, हिस्ट्री चेक रखना है, कि ये अलग अलग ना हो, ये सारी चीजें इसके लिमिटेशंस में ही आती हैं, क्रॉस सेक्शनल के लिमिटेशंस में ही आती हैं। क्रॉस सेक्शनल के लिए आप जो कहते हैं जो भी मैं अभी बुक दूंगा आपको सेंट्रॉक की, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। और इवन अभी आप जब रिसर्च मेथड के उसमें भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी क्या कहते हैं मैम बताएंगे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के दौरान क्या क्या चीजें हम ध्यान में देते हैं। ओके, और कोई सवाल?
कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं करते ना कि लॉग इन किए और फिर निकल लिए? हाँ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई चला गवा अपने गोरू वोरू को पानी वानी पिया हुए, कोई चला गवा अपने खेत में पानी लगा हुए है, कोई सोची सी कि एक चल ही दो है, अपने में रिकॉर्ड कर ली, हम बाद में देखा। अच्छा, कल देवेश के बारे में मुझे पता चला कि देवेश के भैया कहते हैं हाँ सर कुछ करता तो है सर, कलम वलम लेके जाता है कमरे में, पढ़ने के लिए जाता तो है सर। कल हमको पता चला देवेश पढ़ रहे हैं आजकल। अच्छा, क्या जमाना आ गया, मैं इधर मैं ऑडियो में बोलता हूँ, मुझे टेक्स्ट में रिप्लाई मिलता है। सही है यार, थैंक यू कोरोना। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, अब कल संडे है, कल नई क्लास रखते हैं। मंडे को जो कहते हैं जैसा भी होगा आप लोगों को पहले बताया जाएगा कि कौन क्लास लेकर, मैडम लेंगी या मैं लूंगा, जिस हिसाब से भी होगा हम लोग फाइनल करके आपको बताते हैं। और उम्मीद करते हैं मंडे तक आप लोग का जो और भी कंफ्यूजन है कि क्या सब्जेक्ट लेना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें वो हो जाएंगी। आप लोग भी क्लियर अपना माइंड तैयार कर लो कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से फिर आपकी फीस होगी और वो सारी चीजें चीजें फाइनल की जाएंगी। ठीक है, आप लोग अपना ये मत करना कि भाई शुरुआत में तो हाँ हाँ चलो हमारा दोस्त उसमें जा रहा है तो हम भी चले जाते हैं, और फिर जब आप गए तो फिर कह रहे हो, अरे साहब उसमें तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। ये मत करना है, इसलिए पहले से दिमाग तैयार कर लो, ओरिएंटेशन क्लास जिसकी हो कर लो। जिस सब्जेक्ट को आप लोग लेना चाहते हो, जिसको ड्रॉप करना चाहते हो, उन दोनों के टीचर से मिल लो, बात कर लो, उनके स्कोप को समझ लो, उनका जो कहते हैं पर्सपेक्टिव है वो देख लो, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, उससे क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में आसान हो सकती है, उन सारी चीजों को देख लो। ठीक है, तब उसके बाद डिसीजन लो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो क्लास खत्म की जाए। मैं लास्ट टाइम वो कह रहा हूँ कि अगर किसी के दिमाग में कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकता है। हाँ बेटा, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थर्ड ईयर में। अमन आपका तो शायद ज्योग्राफी है ना? हाँ, तो आप ज्योग्राफी साइकोलॉजी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी के दिमाग में कोई सब सवाल हो? चलिए ठीक है, हाँ फिर मैं चल रहा हूँ ये क्लास खत्म करने। आप लोग एक एक करके मीटिंग लेफ्ट कीजिए, सबसे आखिरी में मैं लेफ्ट करूंगा। ओके शिव प्रकाश, चलते चलते सवाल आ गया, बताओ। सर वो जैसे कि रहता है, जॉइंट फैमिली में ये होता है, कोई खिलौने के लिए रखते हैं जब बच्चे साइकिल चलाने के लिए, देखा जाता है कि टाइम फिक्स कर दिया जाता है, हाँ इतने समय तक ये बच्चा चलाएगा, इतने समय हाँ तक ये हाँ बच्चा हाँ चलाएगा। हाँ ये हाँ शेयरिंग में आएगा? हाँ हाँ, क्या चीज? ये ये किस शेयरिंग में आएगा? ये शेयरिंग में तो नहीं आएगा, ये डिसिप्लिन में आएगा एक्चुअली। डिसिप्लिन? ठीक है, शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि दोनों मिलके खेलें। ठीक, शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि साइकिल एक ही है, चलाने वाले दो हैं। तो शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि एक बंदा कहे कि अच्छा तुम बैठो, तुम पुल करो, तुम चलाओ, मैं पीछे से तुम्हें सपोर्ट देता हूँ। ठीक है, कुछ देर वो चलाए, फिर दूसरा वाला कहे अच्छा ठीक है अब मैं उतरता हूँ, मैं धक्का देता हूँ, अब तुम बैठ के चलाओ। तो दोनों का एक एक कहता नहीं कि जॉइंट वेंचर हो, उस समय साझा तौर पे दोनों एक साथ हो, तब तो शेयरिंग कहलाएगा। पर अगर आपकी टाइम फिक्स कर दिया गया कि इस समय आप चलाओगे और उस समय दूसरे वालों को एकदम अलग कर दिया गया कि नहीं आप उस समय दिखोगे भी नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो ये शेयरिंग नहीं कहला सकती। शेयरिंग का मतलब है कि दोनों की पार्टनरशिप या दोनों की प्रेजेंस उस समय होनी चाहिए। तो सर आगे डेवलपमेंट पे इनका मतलब इनके फ्यूचर पे क्या डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत शेयरिंग तो बहुत करते हैं। बहुत बहुत असर पड़ता है बेटा, इसीलिए तो सिखाया जा रहा है कि शेयरिंग इज केयरिंग। देखो शेयरिंग हर जगह हर चीज के लिए पॉसिबल नहीं होती, पर कुछ चीजें हैं जिसको आप शेयर करके लोगों की मदद कर सकते हो और आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। जैसे मान लिया कि इस समय कोरोना के चक्कर में तो आप लोगों ने देखा कि हमारे देश ने क्या कुछ झेला है और क्या कुछ झेल रहा है। हाँ, तमाम तरीके के जो कहते हैं जो माइग्रेशन वाले लोग थे, जो बिहार से और उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल के जो हमारे कामगार थे, वो अलग अलग जगहों से, हरियाणा से, मुंबई से, पंजाब से, सब जगहों से लौटे हैं, किस परिस्थिति में लौटे हैं, कैसे कैसे लौटे हैं। तो लोगों ने अपनी चीजें शेयर की ना उनके साथ। क्या चीज शेयर किया? पैसा शेयर किया। पैसा इन द सेंस शेयर करना मतलब उनकी मदद की। ठीक, लोग आगे बढ़ के आए,
खाना बना के दिया, जिनके पास पैसा नहीं था या जिन्होंने कहा नहीं साहब हम पैसा देने में विश्वास नहीं रखते क्योंकि हमें लगता है कि शायद पैसे देंगे तो गलत आदमी भी उसको ले जाएगा, जिसके पास है वो भी पैसा कलेक्ट करने के लिए ले जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम उनको उनको उनकी जरूरत क्या है, वो यात्रा कर रहे हैं, वो बहुत लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो अगर उनके जूते चप्पल फट गए हैं तो हम उनको जूता चप्पल देंगे, उनको भूख लगी है तो हम उनको खाना खिलाएंगे, उनको प्यास लगी है तो हम पानी पिलाएंगे, उनको वो बीमार है तो हम उनकी दवा दारू कराएंगे, उनको कैश नहीं देंगे, हम उनके से ये सारी चीजें कराएंगे। तो ये अलग अलग किस्म के तरीका है बेसिकली। पैसा वो उसमें जो पैसा लग रहा है वो किसका था, वो उनका था, पर उन्होंने धीमे से बढ़ के उसको लोगों की मदद के लिए बढ़ाया। तो जब आप बचपन में ये शेयरिंग सीखे होंगे तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के आपके ऑल्टरिस्टिक बिहेवियर को, आपकी मदद करने वाले व्यवहार को प्रमोट करेगा। क्यों? क्योंकि आप जब शेयरिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जैसे भाई कोई एक चीज है जब आप उसको दे रहे हो, ठीक, तो आपको भी पता है कि जब आपको जरूरत होगी तो सामने वाला उसको देगा, और ये जो सेंस ऑफ फीलिंग है एक्सचेंज की, ये आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो जब आप मदद करने जाते हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक, मतलब ऊपर वाले से आप ये प्रार्थना करते हो कि साहब भगवान न करे कि कभी हम इस परिस्थिति में पड़े, पर जैसे हम आज लोगों की मदद कर रहे हैं वैसे ही कल को अगर हमें जरूरत पड़े तो लोग हमारी भी मदद करेंगे। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, मेरा ऐसा अपना मानना है, अगर बचपन में आपको शेयरिंग सिखाई गई है, केयरिंग सिखाई गई है, लोगों के बारे में आप चिंता करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका आगे चल के एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में मदद करता है। उम्मीद करता हूँ मैंने शायद सवाल का जवाब दे दिया हो। विशाल पांडे ने, सर कास्ट रिलीजन एंड जेंडर का फर्क भी पड़ता है? जेंडर का फर्क तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, पड़ता है। कास्ट और रिलीजन का अलग से एज सच कोई वो नहीं किया गया, क्योंकि समहाउ ये मतलब एक रिसर्च के टॉपिक हो सकते हैं, बट बहुत अच्छे टॉपिक नहीं मानूंगा मैंने, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे चीज़ों को स्टडी करना या रिलीजन के बेसिस पे चीज़ों को स्टडी करना, ये बहुत बहुत इंटेलिजेंट वो नहीं है। मतलब लोग करते हैं, बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन सब चीज़ों को समझने के लिए वो करते हैं। किया जा सकता है, फर्क तो पड़ता ही है, नो डाउट, कहीं ना कहीं। बट कास्ट से ज्यादा और रिलीजन में इस मामले में मेरे ऊपर, मतलब जो मुझे समझ में आता है कि आपका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसा है, उसके आधार पे जो है चीजों में फर्क पड़ता है, शेयरिंग वगैरह का। ठीक है। और ये किस कैटेगरी में आते हैं, मैं समझा नहीं विशाल, ये सवाल नहीं समझा कि और ये किस कैटेगरी में आते हैं। आप माइक ऑन करके पूछो। सर जैसे अभी आप हम्म, बताए थे उस साइकिल हम्म, शेयरिंग वाला डिसिप्लिन हम्म। में, तो वैसे ये सर किस चीज़ में इसको मतलब रखा जाएगा कि जैसे डिसिप्लिन हो गई, शेयरिंग हो गई, तो ये किसी डिसिप्लिन इन द अगर होता सेंस, अगर डिसिप्लिन इन द कुछ सेंस, इसका। डिसिप्लिन इन द सेंस कि ये एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की गई। घर में हर रोज दो बच्चे हैं जो लड़ाई लड़ते रहते हैं, तो उससे ज्यादा अच्छा है कहते हैं कि आप एक टाइम फिक्स कर दो कि भाई इतने से इतने टाइम तक तुम चलाओगे, इतने से इतने टाइम तक तुम चलाओगे। पर जानते हो अक्सर क्या होता है कि जब आप ऐसी चीजें कर देते हो तो बच्चे जो है कहते हैं कुछ समय बाद जो टाइम उनका फिक्स होता है वो उसमें भी साइकिल नहीं चलाते हैं, वो साइकिल चलाने ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि साइकिल चलाने का मजा तभी है जब दूसरा वाला भी साथ में हो। अकेले आप साइकिल लेके घुमा रहे हो तो मजा नहीं आएगा आपको, पर अगर साथ में दूसरा वाला भी है, वो आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कुछ चुगलबाजी हो रही है, कुछ खेल कूद हो रहा है, तब तो साइकिल चलाने का मजा है। अदरवाइज अकेले बैठ के साइकिल घुमा रहे हो तो क्या मतलब हुआ? भाई अगर चलाना सीख रहे हो तब तो एक अलग बात है, पर अगर आपको चलाना आता है तो जब तक कोई दूसरा नहीं मिलेगा, जब तक कोई कंपनी नहीं देगा आपको, तब तक वो मजा आएगा नहीं। तो वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है कि माँ बाप करते क्या है कि हर रोज की लड़ाई झगड़े से चिक 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 से परेशान होकर करते क्या, टाइम फिक्स कर देते हैं। पर बाद में दोनों ही छोड़ देते हैं उस चीज को, कहते हैं कि नहीं भाई हम लड़ेंगे नहीं, अब हम क्या करेंगे, मिलके साइकिल चलाएंगे। अब फिर वो मिलके साइकिल चलाएंगे तो फिर थोड़ी देर में लड़ेंगे कौन पहले साइकिल चलाएगा। तो ये जो कहते हैं इसको किसी कैटेगरी में एज सच बांट देना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कोई ये परमानेंट फिनोमेना नहीं है। हाँ, बट ये एक प्रॉब्लम है जो ज्यादातर घरों में पाई जाती है, उसका सोल्यूशन कुछ इसी तरीके से निकाला जाता है। और कोई सवाल? चलो ठीक है, हाँ, ठीक है, चलो फिर सब लोग एग्जिट मारो। सिलेबस बेटा, सिलेबस आपको शेयर कर दिया गया है ग्रुप में। आप विशाल, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हो कि नहीं हो? हाँ, क्या हुआ?
अभी मेरी क्लास चल रही, खत्म नहीं ना हुई। तो बेटा उसमें देखो जो मैंने लिंक शेयर किया, अगर नहीं किया तो किसी शिव क्या कहते हैं, एक बार फिर से वो लिंक ढूंढ ढाड़ के उनको शेयर कर दो भाई दोबारा। हाँ, मैंने गूगल ड्राइव पे डाल दिया है, गूगल ड्राइव से आप जो है सीधे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर। हाँ, अब मैं और तुम ही बचे हैं। विशाल तुम भी एग्जिट मारो।